يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रीम है। सो बेसिकली मैं जिन एरियाज पे काम करती हूँ वो ह्यूमन डेवलपमेंट के वो एस्पेक्ट्स हैं जिनमें एजुकेशन का रोल मैंने देखा है। तो मैंने पीएचडी 2018 में जेएनयू से कंप्लीट की और उसी के बाद से मैं कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थी जिन्होंने स्कूल एजुकेशन अलग अलग लेवल पे, जैसे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इन सब पे पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन या किसी डोनर एजेंसी के इंटरवेंशन, क्वालिटी ऑफ टीचिंग इम्प्रूव करने के लिए, क्वालिटी ऑफ लर्निंग इम्प्रूव करने के लिए जो भी हुए हैं, तो उन पे मैंने काम किया है अलग अलग जगहों पे। जैसे कुछ काम मेरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में था, पर्टिकुलरली मेघालय में। वहाँ पर मैंने सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस तरह से स्ट्रेंथन करनी चाहिए, टीचर्स को असिस्ट करके वो देखा था। वो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक का एक प्रोजेक्ट था। उसके बाद मैंने सेंट्रल एशिया में उज़्बेकिस्तान में काम किया, जहाँ पर मैंने कम्युनिटी बेसिकली कम्युनिटी इंटरवेंशन जो होता है एजुकेशन में, कि किस तरह से कम्युनिटीज अपने राइट्स और अपनी प्रेजेंस एक्सर्ट करके अपने एरिया के एजुकेशन को, अपने एरिया के स्कूल प्रोवाइडर्स को अकाउंटेबल बना सकती हैं, ताकि वो बेहतर से बेहतर तालीम दें, और वो तालीम दें जिससे उनके अपने बच्चे बेनिफिट करें, जो कल्चरली रिस्पॉन्सिव तालीम हो, जिससे उनका कॉग्निशन एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाए, जो कि असल मकसद होता है एजुकेशन का। इसी तरह से मैंने इससे पहले भी अपने पीएचडी में एलिमेंट्री एजुकेशन और राइट टू एजुकेशन एक्ट पे काम किया था, जिसमें मैंने स्पेशली वो इंटरवेंशन देखा था जो स्कॉलरशिप तो नहीं है बेसिकली, बट एन इनडायरेक्ट स्कॉलरशिप हम उससे कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट देती है उन बच्चों को जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं या डिसएडवांटेज सेक्शन से हैं, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ने के लिए। तो जहां उन बच्चों को कोई फी नहीं देनी पड़ती अपने पसंद के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए, और अगर उनका नाम उस प्रोसेस में सेलेक्ट हो जाता है तो स्टेट उनकी फीस देती है जो भी उन्होंने तय की होती है। तो उस तरह का इंटरवेंशन किस तरह अलग अलग स्टेट में, पर्टिकुलरली यूपी में, वो किस तरह से रोल आउट हुआ, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स के पास थी नहीं। तो मैं ख्याल में 2011 से लेके 14 तक 6 लाख सीट्स हर साल ईडब्ल्यूएस बच्चों की खाली जाती थी इस कैटेगरी के अंदर, किसी को नहीं बेनिफिट हो पाता था। तो फिर धीरे धीरे इसमें एडमिशन शुरू हुए, 4,000 हुए पहले उसमें, फिर 14,000, फिर अब तो 50,000 एंड अबव भी होने लगे। सो बेसिकली हर स्टेट का ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया और डिसएडवांटेज को डिफाइन करने का, कि कौन सी कैटेगरी डिसएडवांटेज ग्रुप है, वो अलग होता है। सो इस लिहाज से मैंने जो जितना भी काम किया है, तो मुझे लगता है कि अभी भी हमें एज कम्युनिटी ये नहीं पता होता कि स्कॉलरशिप की, पहली तो बात मुझे लगता है हम अहमियत ही नहीं रियलाइज कर पाते हैं, कि अगर स्कॉलरशिप, हमें यूजुअली स्कॉलरशिप एक रिवॉर्ड की तरह देखी जाती है और सेलिब्रेट की जाती है, होती भी है रिवॉर्ड की तरह, पर हम ये नहीं समझ पाते कि स्कॉलरशिप से एक्चुअली हमारे कितनी कितनी और चीजें हैं जो कि प्रॉस्परस हो जाती हैं। जैसे कि अभी बताया था मेरा ने कि कई बार हमारे यहाँ के, क्योंकि मुस्लिम्स जनरली इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में है, रेगुलर इनकम नहीं होती, तो इकोनॉमिक शॉक, सोशल शॉक बहुत सारे हैं। और सबसे ज्यादा शॉक का असर अभी भी लड़कियों पे होता है, जहाँ पर लड़की लड़की लड़कों की और लड़कियों की, दोनों की अगर एजुकेशन डिसकंटिन्यू हो जाए तो वो दूसरे लेवल ऑफ एजुकेशन पे पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो जैसे अब जो मैं आपको बताऊंगी, बेसिकली हम उन फाउंडेशनल एजुकेशन के पे स्कॉलरशिप डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही स्कूलिंग के बेसिक हैं, और फिर हम एक सेशन ले सकते हैं जो हायर एजुकेशन का है, क्योंकि अगर मैं सारा कुछ इसी में डालूंगी तो हम थोड़ा सा ग्रिप लूज कर देंगे बेसिकली। तो मैं आपको वॉक थ्रू कराती हूँ पावर पॉइंट से, और उसमें मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगी कि किन किन एजुकेशनल लेवल पे सपोर्ट है।
और हम एज मुस्लिम्स उस सपोर्ट को किस किस कैटेगरी के अंदर क्लेम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कैटेगरीज हैं जो हम सबको पता होंगी या जो कॉमन नैरेटिव में हमने सुना होगा। ये बहुत सारे ऐसे प्रोवाइडर है, जैसे वन ऑफ द प्रोवाइडर्स हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, चाहे वो स्टेट या सेंटर का हो, तो हमें लगता है कि ये एक है, यूजीसी एक है। और भी बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं जिनके बारे में अगर हमें पता हो तो वो जो इकोनॉमिक हार्डशिप या जो अपॉर्चुनिटी मिस हो जाती है एक एजुकेशन स्टेज पे, जिससे या तो आप एक चांस ऑफ इनकरेजमेंट, एक चांस ऑफ मेरिट, एक चांस ऑफ जिसे कहते हैं ना प्रोग्रेस करना, वो मिस कर देते हैं, या ऑल टुगेदर आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर स्कॉलरशिप सपोर्ट वक्तन फवक्तन आपको मिलता रहे अलग अलग स्टेजेस पे, तो आपकी ऐसी कुशनिंग हो जाती है कि किसी एक लेवल पे जाके अगर कोई स्कॉलरशिप सपोर्ट नहीं भी है तो भी माँ बाप अपने रिसोर्सेज जमा करके उस लेवल पे एजुकेट कर पाते हैं, इंस्टेड ऑफ कि आप उन जगहों पे खर्चा करते चल रहे हैं जहाँ पर शायद अगर आपको स्कॉलरशिप सपोर्ट मिल जाता तो ना ही तो वो आपकी फाइनेंशियल हेल्प होती, बल्कि आपके सीवी पे या आपके करियर पाथ में वो एक मेरिट का स्टोन होता, और मेरिट के टैग से और अपॉर्चुनिटीज आगे आगे की स्कॉलरशिप की जो आप सोच भी नहीं सकते जहाँ पर ये काउंट होती हैं, उसमें वो भी एक तरह से इंस्ट्रूमेंटल हो जाती हैं। तो आपके चांसेस जो हैं वो और ब्राइट होते हैं उस स्टेज को पार करने के और उसके नेक्स्ट स्टेजेस पे आने के। तो मैं स्क्रीन शेयर करूं और हम शुरू करें। आप लोग के जितने भी सवाल हैं आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में लिखते जाइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि हम लोग उसे एड्रेस करें। मैं स्क्रीन शेयर शुरू करती हूँ और फिर देखते हैं प्रेजेंटेशन। तो बेसिकली हम ये तो मैं आपको ये बता देती हूँ, जैसे आपको अभी ये जो दिख रही है स्लाइड, इस पे मैं आपको एक प्रोग्रेशन मैप करके दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ हमें स्कूलिंग में सपोर्ट मिल सकता है और स्कूलिंग में हमें किस तरह का सपोर्ट मिल सकता है और किन किन एरियाज को वो कवर करेगा। तो जैसे जब हम लेवल ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम स्कूलिंग साइकिल देख रहे हैं और कॉलेज साइकिल देख रहे हैं, जो कि प्राइमरी एजुकेशन होती है आपकी, या एलिमेंट्री के लिए प्राइमरी 1st to 5th हो गई, एलिमेंट्री 1st to 8th हो गई, सेकेंडरी एजुकेशन हो गई आपकी 9th और 10th ग्रेड, सीनियर सेकेंडरी हो गई 11th और 12th ग्रेड। इसमें हम डिप्लोमा प्रोस्पेक्ट्स भी हैं, जो स्कूल डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं उनका भी सपोर्ट इसी में काउंट होगा। फिर हम मूव करते हैं सीनियर सेकेंडरी के बाद कॉलेज स्टेज पे, जिसमें हमारे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं और फिर मास्टर कोर्सेज हैं। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में बेसिकली हम ग्रेजुएट कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, जैसे साइंसेस हो गए, बीएससी आपके हो गए डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, सोशल साइंसेस हो गए, कॉमर्स हो गए, और इसी अंडर ग्रेजुएट में कॉलेज लेवल डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं या कुछ और अदर टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, उसके लिए भी जो हमारे पास सपोर्ट होगा हम उसकी बात करेंगे। इसी तरह अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ही हम जानते हैं कि मेडिसिन कोर्सेज होते हैं, जैसे हमारे एमबीबीएस हो गया, या डेंटल कोर्सेज हुआ, बीडीएस हो गए, या इंजीनियरिंग हो गई। इंजीनियरिंग की सारी फील्ड्स जो डिफरेंट फील्ड हैं, फील्ड स्पेसिफिक सपोर्ट भी मिलता है कहीं 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 कहीं, सारी फील्ड्स के लिए भी सब सपोर्ट मिलता है। बेसिकली स्टेम कोर्सेज का सपोर्ट इसे कहते हैं, जो भी साइंस और मैथमेटिक्स के कोर्सेज होते हैं, और कुछ और जो इनके अलावा जो स्मॉलर फील्ड्स हैं जिसपे सपोर्ट मिल सकता है, हम उसकी बात करेंगे। मास्टर लेवल पे हम बस डिप्लोमा इसमें से एक्सक्लूड कर देंगे। मुझे डिप्लोमा के लिए खास तौर पे मास्टर्स लेवल पे एक तो कोई हमारा ऑर्गेनाइज डिप्लोमा है नहीं और उसका कोई स्कॉलरशिप सच मेंशन नहीं है। ये जो आप रेड ब्रैकेटेड एरिया देख रहे हैं जिसमें एमफिल पीएचडी एंड अबव है, यहाँ पर भी बहुत सारी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज चिप इन करती हैं। वो जो स्टेट प्रोवाइड करता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही हो, चाहे वो जो हमारे इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस हैं रेकग्नाइज वो प्रोवाइड कर रहे हो, और यहाँ पर फिलेंथ्रोपिक सपोर्ट भी बहुत होता है, जैसे आगा खान फाउंडेशन हो गया, टाटा सपोर्ट करता है, महिंद्रा फाउंडेशन सपोर्ट करता है, और भी बहुत सारे फाउंडेशन। सो आई थिंक जो एमफिल पीएचडी का जो लेवल है उसको हम एक अलग रख के बाद में डिस्कस करके, मेरा फोकस जो ये होगा वो लाइट ब्लू ब्लॉक्स पे होगा, जिसमें हम सेकेंडरी से मास्टर्स तक के जितने भी कोर्सेज हैं उन्हें हम कवर करेंगे। देखा जाए तो प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पे
बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट वैसे तो नहीं है, पर ये दूसरे तरीके से आपको स्कीम्स मिल जाएंगी, जैसे कहीं बाइसिकल स्कीम है, कहीं आपके जैसे आरटीई के ही अंदर पहली तो बात है गवर्नमेंट स्कूल्स में यू डोंट हैव टू पे एनी फी, आपको कोई फीस नहीं देनी पड़ती 8वीं तक। दूसरी बात है आपको प्राइवेट स्कूल में अगर आपका 25% ईडब्ल्यूएस कोटा में नाम आ जाता है तो वो एक तरह का आपके लिए स्कॉलरशिप सपोर्ट है। बट जो पहला ब्रेक आता है जहाँ पर यूनिवर्सल इनरोलमेंट इंडिया का फॉल करता है, वो होता है आपका अपर प्राइमरी से सेकेंडरी में। सारे ड्रॉप आउट अभी जो हमारे मेजर ड्रॉप आउट कंसंट्रेटेड हैं वो इसी स्टेज पे हैं, मोस्टली बिकॉज एक तो इस जब तक आप फर्स्ट टू 8th ग्रेड में होते हैं आपकी लेबर मार्केट की जो अपॉर्चुनिटी होती है जहाँ आप जाके कमा सकते हैं वो थोड़ी कम होती है। इसके बाद जैसे जैसा बच्चा बड़ा होता जाता है, स्टूडेंट आगे बढ़ता जाता है अपनी एज में, वैसे वैसे उसके हर वक्त की एक कमाई का जो ऑप्शन है, चाहे वो चाइल्ड वर्क के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी भी और काम के फॉर्म में हो, उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है। और यहाँ पर जब हमारे फ्री एजुकेशन खत्म हो जाती है तो मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स यहाँ पर आते हैं। तो बेसिकली सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल के लेट्स लुक एट सेकेंडरी लेवल के लिए हमारे पास प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं, जिसके प्रोवाइडर स्टेट गवर्नमेंट भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, वो भी हम देखेंगे कैसे। ये किन किन लोगों के लिए, SC STs के लिए तो है ही, पर जहां जहां मुस्लिम फिगर कर सकते हैं इन स्कॉलरशिप के लिए वो हुआ जनरल कैटेगरी, बीइंग अंडर द कैटेगरी कि आप मुस्लिम माइनॉरिटी हैं, और जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं उनके अलावा एक कैटेगरी मुस्लिम्स की भी है। और अगर आप OBC में हैं तो बेसिकली आप 3 चैनल्स से ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स एक ही चैनल्स में वर्क करेगा, बट प्रोस्पेक्ट्स इन कैटेगरीज के लिए विद इन मुस्लिम, दीज आर द पीपल हु कैन अप्लाई। अगर हम पोस्ट मैट्रिक पे जाते हैं तो पोस्ट मैट्रिक का मतलब हुआ 10वीं से आगे आपकी जो भी है, तो अब 10वीं से आगे या तो आपको 11वीं 12वीं जो हायर सेकेंडरी स्कूल होता है आपको उसका सपोर्ट मिलेगा, या फिर वो मोर देन दैट अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो सकता है, मास्टर्स लेवल पे हो सकता है, और उसके बाद MPhil PhD पे हो सकता है। तो पोस्ट मैट्रिक के जो इंटरमीडिएट स्कॉलरशिप्स हैं वो या तो जनरल कैटेगरी के लिए मिल रही हैं, या फिर अगर आप माइनॉरिटी हैं, जनरल एज एन SC ST एंड जनरल, बट आई एम फोकसिंग मोर ऑन जनरल, क्योंकि अगर आप जनरल मुस्लिम कैटेगरी में है तो भी आप ये अवेल कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी तो है ही, मेंशन है ही, तो आप उसके लिए भी अवेल कर सकते हैं। इसी तरह जब आप अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पे जाएंगे तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के बताया वो, और मास्टर्स में जो कोर्सेज है, मास्टर्स में कोई भी MS या MD या डेंटल का मास्टर्स या MTech, ये सारे कोर्सेज नहीं है, बट ये सारे साइंसेस, सोशल साइंसेस, कॉमर्स, डिप्लोमा, टेक्निकल कोर्सेज, कुछ सेलेक्टेड टेक्निकल कोर्सेज के लिए पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट स्कॉलरशिप के नाम से जाना जाता है, जो कि अवेलेबल है। और उसमें इस पोस्ट मैट्रिक जो 12वीं के बाद है उसमें जनरल और OBC को सपोर्ट मिला हुआ है स्कॉलरशिप के फॉर्म में। तो ये तो आप एज अ जनरल मुस्लिम इसमें भर सकते हैं, या आप OBC में। नाउ अगर हम देखें कि प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है अलग अलग मिनिस्ट्रीज से, अलग अलग अपने डिपार्टमेंट हेड से। फिर हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट में हम देख सकते हैं कि सारी स्टेट गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन एक जगह मिलती भी नहीं है, सारी स्टेट गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम यूनिफाइड भी नहीं है। पर बेसिकली लार्जर हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, उसके लिए अगर हम यूपी और दिल्ली को एग्जाम्पल लेके चले, तो हमारे पास जिन कैटेगरी ऑफ स्कॉलरशिप्स जिनके बारे में बात कर रही हूँ मैं आपको बताऊंगी, और नॉर्थ ईस्ट के लिए भी और दूसरे स्टेट्स के लिए भी स्कॉलरशिप है। असम वगैरह का तो लिस्टेड भी है, कुछ स्टेट्स हैं जिनका कैटेगोरिकली लिस्टेड नहीं है, जिसमें से आई थिंक यूपी और दिल्ली का आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे नहीं डायरेक्टली मिलेगा।
तो उसके अलावा हमारे पास जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो एजुकेशन रेगुलेशन में किसी भी तरह इन्वॉल्व हैं, जैसे यूजीसी एक सेट ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन को मॉनिटर करती है और फैसिलिटेट करती है, वैसे एआईसीटीई भी हायर एजुकेशन के कुछ लेवल्स को फैसिलिटेट करती है और फाइनेंशियली सपोर्ट करती है, रेगुलेट भी करती है। सो बेसिकली ये यूजीसी और एआईसीटीई का जितने भी जैसे कहते हैं ना सपोर्ट है वो हायर एजुकेशन पे। हायर एजुकेशन हमारे जो एजुकेशन की जो ग्लॉसरी है उसमें किसी भी उस लेवल को कहा जाता है जो 12वीं क्लास से ज्यादा हो। इसके अलावा हमारे पास प्राइवेट प्रोवाइडर्स भी हैं। बेसिकली प्राइवेट प्रोवाइडर्स का मतलब वो नहीं है जो कि प्रॉफिट बेस्ड हो। बहुत सारे ट्रस्ट, एनजीओ और छोटे छोटे जैसे संगठन कहते हैं, छोटे छोटे और कुछ जैसे कहते हैं कभी बहुत ही लोकलाइज्ड होते हैं, कभी स्टेट लेवल पे होते हैं, कभी ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, जो कि स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें कुछ इंस्टीट्यूशंस है जिनके बारे में बताऊंगी। अब सेंट्रल स्कीम्स में देखें तो हमारे आप लोग के लिए, सबके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि आप इन वेबसाइट्स को जरूर देखते रहा करिए। इस पे यूजुअली, क्योंकि स्कॉलरशिप क्लेम करने के लिए कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं जिनके लिए आपको पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए। और अगर अभी आपको कुछ ऐसी चीजें पता चल रही है, ऐसी स्कॉलरशिप जिनके लिए आपने पहले से तैयारी नहीं की है, तो भी घबराने की बात नहीं है, बिकॉज एनी स्टार्ट इज अ गुड स्टार्ट। आप जब से भी शुरू कर दें, पर एक बार आप लंबे ट्रेल ऑफ लेवल ऑफ एजुकेशन की स्कॉलरशिप को जब देखते रहते हैं तो आपके दिमाग में, जहन में बन जाता है कि अच्छा, आज से 4 साल बाद अगर आपके घर के किसी बच्चे को या आपको किसी को भी अप्लाई करना है तो उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या होगी। यूजुअली एलिजिबिलिटी कंडीशंस जो है वो चेंज होती रहती हैं, स्पेशली हमारी कुछ स्टेट गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप की, बट ब्रॉड एलिजिबिलिटी कंडीशन इनकी बड़ी वेल स्पेसिफाइड होती हैं और उन्हें ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आप कभी भी इन वेबसाइट्स को ब्राउज करेंगे तो आप लोग के लिए एनी डे बेनिफिशियल होगा। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हमें पता है, एक डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबल या डिफरेंटली एबल्ड जो हमारी पॉपुलेशन है उन्हें असिस्ट करता है। कुछ स्कॉलरशिप हमें मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट के से भी मिलती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट भी कुछ सपोर्ट एक्सर्ट करता है इन फॉर्म ऑफ वोकेशनल या स्किल्स में मेरे ख्याल में। फिर हमारे पास ट्राइबल अफेयर्स है, स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी। यूजुअली डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी हर स्टेट का एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है और बेसिकली ये 1st to 8th या 1st to 12th तक में ज्यादा फोकस रखता है और हर स्टेट के लिए अलग होता है, क्योंकि कभी कभी स्टेट के प्राइमरी एजुकेशन के ग्रेड्स कि कुछ स्टेट्स के 4th है, कुछ के 5th है, 10 हाई स्कूल के ग्रेड कुछ के 9th है, कुछ के 10th है, तो ये बड़ा स्टेट स्पेसिफिक हो जाता है। तो इसलिए आपको कंसर्न स्टेट के डिपार्टमेंट्स देखने पड़ेंगे स्कूल एजुकेशन लिटरेसी के लिए। हायर एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, देन वी हैव मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, रेलवे जो अपने एम्प्लॉयज वगैरह के लिए देता है, और नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल जो दोनों कैटेगरी के अंदर फेलोशिप देता है। बट कुछ इनमें से मिनिस्ट्रीज हैं जिनकी इवॉल्विंग फेलोशिप होती है, रोलिंग होती है। कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो बहुत कंसिस्टेंट होती है। जैसे अगर आप स्टेट स्कीम्स में देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी आपको पोस्ट मेट्रिक और प्री मेट्रिक और पोस्ट मेट्रिक फेलोशिप देती है फॉर ईदर यू आर एन SC, ST और OBC, or a general candidate, or you fall into one of the minority categories. At times state central government तो नहीं, पर state यही सारे फेलोशिप को और भी कंडीशनिंग के लिए रिलैक्स कर देता है। जैसे स्टेट्स भी ये पोस्ट मेट्रिक प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप देता है और इन्हीं कैटेगरीज के लिए देता है। इट इज फॉर जनरल OBC, जनरल SC ST, OBC, माइनॉरिटी ऑल्सो, बट एट टाइम्स ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी प्रोविजन दे देता है और डिसएडवांटेज कैटेगरी को भी प्रोविजन देता है। जैसे जो RTE का प्रोविजन है, फॉर एग्जांपल 25% रिजर्वेशन का, वो सेंट्रली
बैग्ड है, बट उसमें जैसे कुछ स्टेट्स ने डिसएडवांटेज कैटेगरी में गर्ल चाइल्ड को भी ले लिया है, कुछ स्टेट में डिसएडवांटेज कैटेगरी में ऑर्फन्स को लिया है, कुछ स्टेट्स ने डिसएडवांटेज कैटेगरी में HIV पेरेंट्स के बच्चों को या कैंसर पेरेंट्स के भी बच्चों को लिया है। तो इस तरह से कुछ कंडीशंस स्टेट स्पेसिफिक हो जाती हैं। But again, pre-matric scholarship, post-matric scholarship, intermediate level पे post-matric scholarship, beyond intermediate level पे, इसमें ये ख्याल रखना है कि कभी कभी प्री-मेट्रिक तो काफी ज्यादा इंक्लूसिव होती है, वो आपको जनरल OBC, SC, ST और मुस्लिम्स के लिए या माइनॉरिटीज के लिए मिलेगी। कभी कभी पोस्ट मेट्रिक इंटरमीडिएट स्कॉलरशिप और पोस्ट मेट्रिक बियॉन्ड इंटरमीडिएट स्कॉलरशिप में कैटेगरीज शफल होती रहती है, कुछ कभी सिर्फ OBC और माइनॉरिटी होता है, कभी सिर्फ जनरल एंड OBC होता है, कभी जनरल और माइनॉरिटी होता है। तो बेसिकली फिर जब आप UGC और AICTE पे करते हैं तो इनकी स्कॉलरशिप नाम से, बहुत सारे नाम से जानी जाती है। जैसे इनकी एक ईशानोदय स्कॉलरशिप है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए। फिर हमारे पास इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, ये भी UGC स्पॉन्सर्ड है। फिर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स हैं जो कि UGC देती है। AICTE में अगर आप देखें तो ऑफ कोर्स क्योंकि ये टेक्निकल कोर्सेज, वोकेशनल कोर्सेज से ज्यादा का ही बेसिकली इंस्टीट्यूशन है जो रेगुलेटरी बॉडी है, सॉरी। तो वो देती है बेसिकली schemes for girls children, गर्ल स्टूडेंट के लिए टेक्निकल डिग्री के लिए देते हैं। सो बेसिकली टेक्निकल डिग्री वुड बी एनी, सो डिग्री और डिप्लोमा दोनों देते हैं ये AICTE। डिग्री इज अ कंप्लीट डिग्री, बी इट एट बैचलर्स लेवल, और मास्टर्स का तो इसमें स्कॉलरशिप कम ही है। पर अगर आप डिग्री नहीं डिप्लोमा कोर्सेज भी ले रहे हैं, चाहे वो 1 ईयर डिप्लोमा हो, चाहे वो 3 ईयर डिप्लोमा हो, उसके लिए भी, और गर्ल चाइल्ड के लिए, गर्ल स्टूडेंट्स के लिए इनके पास स्कॉलरशिप है। फिर इनकी एक सक्षम स्कॉलरशिप है जो कि टेक्निकल डिग्री, जो भी डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, जो स्टूडेंट्स है वो टेक्निकल डिग्री परस्यू करना चाहते हैं, उसमें है। एंड ऑफ कोर्स वो टेक्निकल डिग्री और टेक्निकल डिप्लोमा जो AICTE के जिसे कहते हैं ना क्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस में, एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूशंस से है। फिर आपका आया सिमिलरली जो डिफरेंटली एबल स्टूडेंट है, वो अगर टेक्निकल डिप्लोमा हो उसे भी AICTE स्कॉलरशिप में सपोर्ट करता है। फिर इनकी एक स्वनाथ स्कॉलरशिप स्कीम है टेक्निकल डिप्लोमा के लिए और टेक्निकल डिग्री के लिए, जिसकी कंडीशंस अदर देन दोज हु आर ईदर गर्ल चाइल्ड and those who are different able children। अगर हम प्राइवेट प्रोवाइडर्स को देखें, अगेन जो कि नॉन प्रॉफिट प्रोवाइडर्स हैं, तो हमारे पास अलग अलग लेवल्स के लिए, मैं बताऊंगी किन लेवल्स के लिए कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो कि जैसे जो मैं डिस्कस करूंगी उनमें सरदार पटेल स्कॉलरशिप है, डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन की स्कॉलरशिप है, जिंदल फाउंडेशन की स्कॉलरशिप है, बिरला फाउंडेशन की स्कॉलरशिप है जो कि सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए, और जैसे लॉरियल की और फेयर एंड लवली दोनों की स्कॉलरशिप है, बट दोनों की विमेन के लिए है, उनकी कंडीशंस अलग है, स्ट्रीम्स अलग है, वो मैं आपको बताऊंगी। बिकॉज एक विमेन के लिए और कौन सी गर्ल चाइल्ड या गर्ल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप्स है, ये मैं लास्ट में डिस्कस करूंगी। इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और वो किस लेवल के लिए है, वो मैं डिस्कस करूंगी। बट ब्रॉडर स्कीम ऑफ स्कॉलरशिप प्रोवाइडर्स, हमारे गवर्नमेंट प्रोवाइडर्स, जिसमें स्टेट सेंटर आ गया, हमारे जो इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं UGC AICTE बेसिकली जो टेक्निकल है, और प्राइवेट प्रोवाइडर्स बेसिकली मोस्ट ऑफ देम लुक लाइक दिस फॉर इस स्कीम ऑफ एजुकेशन, स्ट्रीम ऑफ एजुकेशन की। अगर हम स्कॉलरशिप्स जो भी मैंने आपको बताई थी वो देखिए, प्री मेट्रिक पोस्ट मेट्रिक में आप देख सकते हैं ये जो आपको एक तरह के सेट्स और सबसेट्स वाले सर्कल्स दिख रहे हैं, जिसमें जनरल स्टूडेंट्स, माइनॉरिटी स्टूडेंट्स, OBC या वो स्टूडेंट्स जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस में हो या डिसएडवांटेज कैटेगरीज में हो, या जो गर्ल फीमेल स्टूडेंट्स या गर्ल चाइल्ड हो, उनके लिए बेसिकली हम मुस्लिम्स किन किन ब्रॉड कैटेगरी की सब कैटेगरीज बन जाते हैं।
तो जैसे कि मैंने पहले बताया, जनरल स्टूडेंट्स में भी मुस्लिम्स होंगे, माइनॉरिटी में ऑफ कोर्स मुस्लिम्स आर वन ऑफ द बिगेस्ट माइनॉरिटी दैट इंडिया हैज। ओबीसी स्टूडेंट्स में हमारी मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन है। एंड देन मुस्लिम्स को वो स्कॉलरशिप भी मिल सकती है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए हो, जिसमें आपकी इनकम स्पेसिफाइड होती है कि आपकी एनुअल इनकम इतनी होनी चाहिए, अलग अलग स्पेसिफिकेशन होते हैं। या आप डिसएडवांटेज ग्रुप में हो और वो डिसएडवांटेज कैटेगरी, हर स्कॉलरशिप जो डिसएडवांटेज कैटेगरी की होगी वो बताएगी। या फिर आप गर्ल चाइल्ड हो या फीमेल स्टूडेंट हो, तो उस लिहाज से हमारी अपॉर्चुनिटीज एज मुस्लिम्स इन डोमेन्स में है। अब अगर आप स्कॉलरशिप देखें तो मैंने प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक तो डिस्कस कर ली है। जो इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट लेवल पे जो मुस्लिम्स को सपोर्ट मिल सकता है बेसिकली, वो जनरल कैटेगरी के अंदर मिल सकता है, माइनॉरिटी कैटेगरी के अंदर मिल सकता है। बट एज ओबीसी वी डोंट हैव पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर 11th एंड 12th। हमारे पास 11th एंड 12th की स्कॉलरशिप स्पेसिफिकली ओबीसी के लिए नहीं है। जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हुई अदर देन इंटरमीडिएट, लाइक ग्रेटर देन ग्रेड 12, वो हमारे पास जनरल कैटेगरी के लिए भी है और ओबीसी के लिए भी है। बट आप देख सकते हैं कि लाइक अहम कॉन्टिनम जो एजुकेशन का होता है, जो 12th क्लास के बाद होता है, उसमें स्पेसिफिकली माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी के नाम से हमारे पास स्कॉलरशिप नहीं है उस लिहाज से। कुछ इंस्टीट्यूशन बेस्ड स्कॉलरशिप आपको फिर भी मिल सकती है, जैसे जेएनयू की, एएमयू में, जामिया में कुछ अपनी स्पेसिफिक होंगी, बट वो एक अलग स्ट्रिंग है, उसमें मैं नहीं जा रही। बट अब मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप या वो स्कॉलरशिप जो ईडब्ल्यूएस या डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए हैं, आप वो और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्रोवाइड करते हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, नेशनल काउंसिल ऑफ बेसिकली एनसीईआरटी है, एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग का जो इंस्टीट्यूट है। फिर अगेन यूजीसी बिकम्स वन ऑफ द इंस्टीट्यूट, नॉर्थ साउथ फाउंडेशन एक है, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन है। ये कुछ ऐसे अच्छी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज हैं जो रेंज ऑफ एजुकेशन लेवल के लिए हैं। जैसे स्पेशली आप नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन देखें तो ये ग्रेड 10 के बाद आप ले सकते हैं, और इसका सपोर्ट 11th 12th के लिए भी है, बैचलर्स पे भी है, बैचलर्स में साइंसेस या मेडिसिन या इंजीनियरिंग वगैरह तक के लिए इसका सपोर्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट के लिए मेरिट स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर्स के लिए। तो जैसे पोस्ट ग्रेजुएट एक बहुत स्पेसिफिक लेवल हो जाता है, बट नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन हुआ, ये काफी अच्छी प्रोग्रेसिव स्कॉलरशिप है। फिर साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन भी स्कॉलरशिप देता है, इसकी डिटेल्स हम और भी देखेंगे। तो जैसे जो हमारा साइंस और टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उसमें बेसिक एलिजिबिलिटी कंडीशन आपकी 11th और 12th है, पीसीएम या पीसीबी से, बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये यूजुअली आपके आगे के जो भी आपकी आगे की साइंस फील्ड है उसमें आपको स्कॉलरशिप सपोर्ट देता है। वेरिंग सपोर्ट है इन सारे स्कॉलरशिप के, कुछ फुल्ली फंडेड है, कुछ पार्शली फंडेड है। वो भी हम बेसिकली लेवल वाइज एक मैं शेयर कर लूंगी आप लोग के साथ, तो आपको देख सकते हैं। जो नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है जो हमारा एनसीईआरटी कराता है, उसका मैंने जैसे आपको बताया एलिजिबिलिटी कंडीशन आफ्टर ग्रेड 10th है, और 10th के बाद वो 11th में आपको सपोर्ट करता है, 12th में आपको मिल सकती है, ग्रेजुएशन कोर्सेज में मिल सकती है, मेडिसिन, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा। बेसिकली इसका काफी अच्छा बड़ा स्ट्रेच है, इसके फाइनेंशियल असिस्टेंस भी वेरिंग टाइम पीरियड के लिए। फिर जो मेरिट स्कॉलरशिप है यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर के लिए, बेसिकली यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर जो भी अंडर ग्रेजुएट लेवल पे हो और साइंस, लाइफ साइंसेज में, फिजिकल साइंसेज में, केमिकल साइंसेज में, अर्थ साइंसेज में, मैथमेटिकल साइंसेज में, या फिर सोशल साइंसेज और लैंग्वेजेस में, इन बेसिकली सारी कॉम्प्रिहेंसिव फील्ड जो हमारे इंडियन बेसिकली इंडियन ग्रेजुएट एजुकेशन में आते हैं, उन फील्ड के लिए सपोर्ट है। वो कोर्स जो आपने एक
एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी से किया है, बिकॉज ये यूजीसी स्पॉन्सर्ड स्कॉलरशिप है, तो आपको अंदाजा हो ही जाना चाहिए। और आपका कोई भी कोर्स जो आप पोस्ट ग्रेजुएट लेना चाहते हैं एक एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी में, उसमें आपको सपोर्ट, उसमें आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलेगा। फिर नॉर्थ साउथ फाउंडेशन जो है, बेसिकली अगेन ये इंजीनियरिंग साइंस स्टेम कोर्सेज के लिए है, जिसमें मेडिसिन भी है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी है। सो बेसिकली या तो आप इंजीनियरिंग में जाएं, मेडिसिन में जाएं, जो कि आपकी बैचलर लेवल कोर्सेज हो गए, या आपके डिप्लोमा जो जिसे हम हाई स्कूल डिप्लोमा कहते हैं, जो इंजीनियरिंग प्रोग्राम होता है, उसको भी ये सपोर्ट करता है। तो बेसिकली आप ने टॉप 10% में आना चाहिए क्लास 10th में, क्योंकि अगर आपको नेक्स्ट डिप्लोमा वगैरह में लेना है, इंजीनियरिंग डिप्लोमा में या 12th में, या ये नीट और जेईई रैंक होल्डर्स इन डिफरेंट स्टेट के लिए भी होता है अपना। इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है, क्योंकि जब भी हम टॉप 10 कहते हैं, टॉप 10% कहते हैं, कोई पर्सन स्पेसिफाई करते हैं, तो बेसिकली जस्ट अ सेकेंड। सो बेसिकली जब भी हम 10% की या इस तरह की कुछ स्पेसिफाई करते हैं, तो वो हर ईयर चेंज होगी, तो उस लिहाज से आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे कुछ जगह एलिजिबिलिटी कंडीशन है बहुत ही यूनिफॉर्म है, 75% एंड अबव, 60% एंड अबव, but when it comes to 10% of the top for year 2018 would be very different जो 2020 का, तो उस लिहाज से थोड़ा सा जल्दी इवॉल्विंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और इसकी प्री कंडीशन भी थोड़ी डिफरेंट है, कि आपको पहले ही किसी इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, मेडिसिन, फार्मेसी या डिप्लोमा के कोर्सेज में एडमिशन सिक्योर कर लेना चाहिए। बेसिकली नीट और जेईई की, से फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी ऐसे कॉलेज में लिया है जो गवर्नमेंट तो नहीं पर गवर्नमेंट एडेड है, और आपको मेडिसिन की या एमबीबीएस की फीस देनी है, इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस देनी है, तो उसमें आपको सपोर्ट नॉर्थ साउथ फाउंडेशन आपको सपोर्ट करेगा। और इसी तरह जो हमारा साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन है, वो गर्ल स्पेसिफिक स्कॉलरशिप देता है, जिसमें मेरिटोरियस गर्ल जो ईडब्ल्यूएस की, अगेन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो, तो 1st to 10th ग्रेड में जो भी हैं वो एलिजिबल हैं। जैसे इसमें बताया है कि आप 60% मार्क्स आपका प्रीवियस क्लास चाहिए, तो मतलब ये हर क्लास के लिए दे रहे हैं फाइनेंशियल सपोर्ट, और आप जिस भी क्लास में अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए, उससे प्रीवियस ग्रेड में आपका 60% मार्क्स तो होने ही चाहिए। उसके फर्दर और कंडीशंस होंगी, बट ये मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन है। इसी तरह जैसे मैंने आपको प्राइवेट कुछ प्रोवाइडर्स का जो ट्रस्ट है या ऑर्गेनाइजेशन या जो दूसरे इस तरह के एनजीओज हैं जो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल पे हो साइंसेस के लिए, सोशल साइंसेस के लिए, या फिर आपकी बैचलर लेवल पे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या आप एमबीबीएस करना चाहें या किसी और तरह के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हो, कॉम्प्रिहेंसिव आपको मैं ये स्कॉलरशिप्स बताऊंगी। जैसे सरदार पटेल स्कॉलरशिप जो दे रहा है वो ग्रेजुएशन के लिए दे रहा है, और इसकी कंडीशन है चाहे आप कोई भी सोशल कैटेगरी में हो, पर अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, जो भी इनके डिफाइंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की डेफिनेशन है विद रिस्पेक्ट टू एनुअल इनकम, तो आप ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए आपको इनसे स्कॉलरशिप मिल सकती है। डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन जो है वो उन लड़कियों के लिए स्कॉलरशिप देता है जो कि बीएससी साइंस, बेसिकली साइंसेज में ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहती है। जिनल फाउंडेशन जो देता है वो अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को देता है। अगेन अंडर प्रिविलेज को ये डिफाइन करते हैं सोशल कैटेगरी से भी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से भी, मतलब आपके इनकम कैटेगरी से भी, जो ग्रेड 11th 12th में हो, आईटीआई में हो, डिप्लोमा में हो, ग्रेजुएशन में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, फॉर रेंज ऑफ स्ट्रीम्स, साइंसेस, सोशल साइंसेस। जेपी बिरला स्कॉलरशिप वेस्ट बंगाल में मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए है फॉर परसुइंग, चाहे आप
12वीं के बाद साइंस, सोशल साइंस, मेडिसिन, इंजीनियरिंग, बेसिकली रेंज ऑफ ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं. L'Oreal India for young women in science scholarship, and there is another scholarship जिसके बारे में मैं बाद में डिस्कस करूंगी, पर मैं यहाँ पर ही नाम ले दूं क्योंकि वो कॉस्मेटिक से ही रिलेटेड है, फेयर एंड लवली. एंड आई डोंट नो कि उन्होंने अभी तक अपना नाम क्यों नहीं चेंज किया, बट बेसिकली दे आर आल्सो सपोर्टिंग गर्ल्स एजुकेशन बाय गिविंग स्कॉलरशिप. तो बेसिकली ये डिसएडवांटेज ईडब्ल्यूएस और डिसएडवांटेज कैटेगरी की लड़कियों के लिए है जो 12th में मेरिट लाई हो और जो साइंस रिलेटेड या स्टेम कोर्सेज रिलेटेड ग्रेजुएट कोर्सेज करना चाहती हो. अगर हम देखें तो कुछ स्कॉलरशिप जैसे अभी तक आपने देखी उनमें से कुछ ऐसी है जहां पर हर बेसिकली ऐसी है जहां पर गर्ल्स आ सकती हैं, until unless it's specified only for boys, जो कि है नहीं. तो वो उन कैटेगरीज के अलावा स्पेशली जो फीमेल स्पेसिफिक है उनमें कुछ और स्कॉलरशिप भी हैं, जैसे AICTE की मैंने बताया ये टेक्निकल कोर्स के लिए प्रगति स्कॉलरशिप. बेगम हजरत महल नेशनल स्कॉलरशिप के नाम से एक स्कॉलरशिप है. पोस्ट ग्रेजुएट स्कॉलरशिप जो इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप के नाम से है सिंगल गर्ल चाइल्ड की फैमिली में, वो भी है. CBSE भी देता है मेरिट स्कॉलरशिप सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए. फेयर एंड लवली की तो मैंने बताया. रोल्स रॉयल्स की भी उन्नति स्कॉलरशिप है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए. मैं आपको इन स्कॉलरशिप के बारे में, ये जो गर्ल्स ओनली स्कॉलरशिप है बेसिकली इसके बारे में मैं आपको थोड़ा और डिटेल में भी बता सकती हूँ. स्टार्ट करते हैं इससे. जो हमारा बेसिकली प्रगति AICTE का है, टेक्निकल डिप्लोमा या डिग्री कोर्स दोनों का है. तो ये आप आई थिंक ये टोटल 4000 गर्ल्स को फैसिलिटेट करता है. इसमें फाइनेंशियल अवार्ड तो बेसिकली अप टू 30,000 ही है. कुछ और भी बेनिफिट्स हैं जो टाइम टू टाइम आप इवॉल्व करते रहते हैं. जो हजरत महल स्कॉलरशिप है, जो मौलाना आजाद स्कॉलरशिप भी के नाम से भी जानी जाती है, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी गर्ल्स के लिए है जो 9वीं और 12वीं में है. वो इन्हें ट्यूशन बेसिकली ट्यूशन फी असिस्टेंस और दूसरे और बेनिफिट जैसे स्टेशनरी बुक्स और उसका देते हैं. जो भी स्टूडेंट्स 50% मार्क्स अपनी प्रीवियस ग्रेड में लाए हो, जैसे 9th में या 8th में या फिर 11th में लाए हो, और जिनकी एनुअल फैमिली इनकम 2 लाख से कम हो. पर एनुअल फैमिली इनकम का मैं हमेशा कहूंगी कि जिस भी साल आप अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे एक बार उसका क्राइटेरिया देखिए, क्योंकि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमेशा इवॉल्व होती रहती हैं, समटाइम्स मिस कर देते हैं. इसके बाद जो इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप है सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए, ये UGC प्रोवाइड करती है. 2 साल के लिए 36,000 के अराउंड आपको मिलता है. बेसिकली डायरेक्ट कॉस्ट जो गर्ल्स एजुकेशन का होता है, मास्टर्स डिग्री के लिए, तो डायरेक्ट कॉस्ट में यूजुअली ये फी को डायरेक्ट कॉस्ट मानते हैं. तो फी रिइम्बर्स हो जाती है या फी आपकी ये स्कॉलरशिप से सपोर्ट हो जाती है. रिइम्बर्स तो नहीं, क्योंकि आपको स्कॉलरशिप दे रही है तो बेसिकली ये टुवर्ड्स योर फी देते हैं. CBSE की भी जो है वो 10th क्लास लड़कियों के लिए है, सिंगल गर्ल चाइल्ड की है जिनके 60% से या तो 60% से ज्यादा नंबर हो. बेसिकली उन मेरिटोरियस लड़कियों को सपोर्ट करता है फैमिलीज की जहां पर सिर्फ एक गर्ल चाइल्ड हो. बहुत ही नॉमिनल है 500 पर मंथ, पर ये किसी के लिए बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ना सपोर्टिव भी हो सकती है. एटलीस्ट आपकी कुछ स्टेशनरी वगैरह की कॉस्ट उसमें निकल ही जाएगी. जो हमारे साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन का तो मैं आपसे डिस्कस कर ही चुकी हूँ. 1st to 10th के लिए है अवार्ड, इसका 5000 के करीब होता ही है. लोरियल का और जो फेयर एंड लवली का है, बेसिकली लोरियल का तो सिर्फ साइंस एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट साइंस एजुकेशन होना चाहिए, चाहे वो BSc कोर्सेज इन साइंसेज हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो. और इसमें भी इनकम कैटेगरी उन्होंने बता रखी है, शुड बी लेस देन 4 लाख.
और एज कैटेगरी भी बता रखी है, बट अगेन ये इवॉल्विंग होती है, आप हमेशा इसे चेक करते रहिए। और ये अच्छी खासी हैंडसम स्कॉलरशिप है टुवर्ड्स द कॉस्ट, आपकी जो इन कोर्सेज की कॉस्ट है। जो फेयर एंड लवली की है वो बेसिकली साइंस स्पेसिफिक नहीं है, हायर एजुकेशन उनका फोकस है। तो चाहे आप अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हो या पीजी कोर्स पोस्ट ग्रेजुएट करना चाहते हो, उसके लिए है। इसमें इनकम, फैमिली इनकम उन्होंने क्योंकि ये भी इन्होंने इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का क्लॉज लगा रखा है इन्होंने स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए, तो इनका 6 लाख से कम इनकम होनी चाहिए फ्रॉम ऑल सोर्सेस। बट देन अगेन हम लोग को देखना पड़ेगा कि क्लास 10th और 12th के लिए जो लड़कियां हैं 60% मार्क्स जिनके हैं या उससे अबव, वो इसके लिए एलिजिबल तो है, बट इनका जो 6 लाख का इनकम क्राइटेरिया तो वो चेंज हो सकता है। दूसरी बात, ऑल सोर्सेज में ही किस तरह के सोर्स को किस ईयर में इंक्लूड करने, वो एक बार देखना होता है। फेयर एंड लवली भी की स्कॉलरशिप कैटेगोरिकली वन टाइम अवार्ड है, मतलब एक बार आपको अवार्ड हो गई तो चाहे वो उनकी जो रेंज है 25,000 to 50,000 वो एक ही बार में आपको अदा होगी। जो रोल्स रॉयल्स है बेसिकली वो स्टेम साइंस सब्जेक्ट्स के लिए है, वो मेरिटोरियस लड़कियों के लिए जो कि इंजीनियरिंग डिग्री परस्यू कर रही है किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूशन से रिकग्नाइज्ड हो। लड़कियों के पास 60% या उससे ज्यादा मार्क्स होने चाहिए ग्रेड 10th में या 12th बोर्ड में। इसका अवार्ड बहुत हैंडसम तो नहीं है, लेस देन 40,000 ही है, बट इट्स अ गुड स्कॉलरशिप जो कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में आपको मिल सकती है। डॉक्टर रेड्डी की स्कॉलरशिप भी साइंसेस के लिए है, नेचुरल साइंसेस के लिए, पर ये सिर्फ ग्रेजुएट बीएससी प्रोग्राम के लिए, इसमें और कोई इंजीनियरिंग प्रोग्राम वगैरह शामिल नहीं है। बट ये बहुत ही हैंडसम अमाउंट है, इट्स मोर देन 2 लाख, आई थिंक 2,50,000 के करीब है 3 साल के लिए, जो कि हमारे बेसिकली ग्रेजुएट प्रोग्राम का एक टाइम होता है। ये कुछ स्कॉलरशिप ऐसी थी जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहती थी, जो आपके उन एजुकेशन लेवल्स को कवर करती हैं स्कूलिंग के जहाँ पर मोस्ट लाइकली ब्रेक होता है या वहाँ पर कॉस्ट ऑफ एजुकेशन राइज हो जाती है, स्पेशली अगर आप किसी तरह के भी साइंस कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर लैब फी वगैरह होती है, तो इनकी एडमिशन फी कह लीजिए और इस तरह की फी यूजुअली ज्यादा होती है। तो ये इन लेवल्स पे आपको इन इंस्टीट्यूशन से अच्छा कंसिस्टेंट और जिसे कहते हैं ना बाएतबार सपोर्ट मिल सकता है। तो ये स्कॉलरशिप्स थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी इन लेवल्स की। मुझे लगता है मैं एक सेशन और लेना चाहूंगी अगर लोगों को जरूरत होगी, जो लाइक पोस्ट ग्रेजुएट इंक्लूडिंग एमफिल, पीएचडी, अदर सच कोर्सेज पे हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो मैं बात कर सकती हूँ, वो यूजुअली कंसिस्टेंट रहता है, बट जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उनकी एक ब्रॉड लिस्ट है जो मैं आपको दे दूंगी। आप सर्कुलेट करना चाहें तो प्लीज सर्कुलेट कर दीजिएगा, जिसमें कुछ अहम डॉक्यूमेंट है जो हमें लाइक हमेशा रेडी रखने चाहिए, लाइक आधार कार्ड, पेरेंट्स का पैन कार्ड, आपका सोशल आइडेंटिटी का कोई सर्टिफिकेट हो वो, आपका इनकम कैटेगरी का सर्टिफिकेट हो वो, आपके लिए रिकमेंडेशन लेटर्स हो। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हर स्कॉलरशिप में आपको काम आएंगी ही आएंगी। और अक्सर मैं जिन लोगों के साथ मैंने और भी काम किया उसमें मैं देखती हूँ जिन्हें वाकई सपोर्ट चाहिए, स्पेशली जो वीकर सेक्शन से हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से, उनके पास कागजात ही नहीं होते वक्त में। तो या किसी में नाम गलत होगा या पेरेंट्स का नाम गलत होगा, छोटी छोटी चीजों की वजह से आपकी एलिजिबिलिटी के जो मेन रिक्वायरमेंट्स है वो तो पूरे होते हैं, जो छोटे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं इससे आपकी यूजुअली लोग नहीं एंटरटेन करते इसमें। अगर आप कोई बताएं कि हमारा नाम गलत हो गया, पेरेंट का नाम गलत हो गया, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको बहुत ही प्रिम प्रॉपर करके रखनी चाहिए। जैसे सलाह दें उन्हें भी कहिए कि वो ये चीजों को बिल्कुल जिसे कहते हैं ना प्रॉपरली ऑर्गेनाइज रखें, ताकि जब भी स्कॉलरशिप हो तो आपके पास ये जो आपके क्लेम्स हैं ये आपके जिसे कहते हैं ना बिल्कुल प्लेस में हो, क्योंकि हर स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंटेशन अलग होंगे, पर ये कुछ खास डॉक्यूमेंटेशन है जो मोर और लेस सभी में लगेंगे।
आई थिंक अगर मैं लिस्ट डाउन करना चाहूँ तो मुझे लगता है आपके 10th क्लास का सर्टिफिकेट अगर आपके पास, लाइक अगर आपने ग्रेड 10 की पहले वाली स्कॉलरशिप नहीं करी है तो ग्रेड 10 का आपका या तो 8th सर्टिफिकेट हो या आपके ग्रेड 10 की मार्कशीट जो हो, आपका सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट, चाहे आप ओबीसी में हो तो आपका ओबीसी या माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपका बना हो रहना चाहिए। आपका इनकम सर्टिफिकेट बना रहना चाहिए। बट इनकम सर्टिफिकेट अगेन वेरी करता है हर इनकम लेवल के लिए। कभी वो लोग कह रहे हैं सारे सोर्सेस की इनकम आपकी सो मेनी लाख से कम होनी चाहिए एनुअली, कभी दे जस्ट से दैट योर फादर्स इनकम और पेरेंट्स इनकम शुड बी लेस देन, तो आप क्या खाली सैलरी स्लिप वाली इनकम से काम चल जाता है। तो बेसिकली आपका पैन कार्ड, आपके पेरेंट्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड, अगर आप पैन कार्ड तो यूजुअली अप्लाई भी नहीं होता, पेरेंट्स का पैन कार्ड, आधार कार्ड सबका, मतलब जो कैंडिडेट है उसके अप्लाई करने का, पेरेंट्स का, या जो भी और डॉक्यूमेंटेशन अगर उन्हें चाहिए आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, चाहे वो इलेक्शन का आपका इलेक्टोरल वोटर आईडी कार्ड हो। इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एड्रेस सेम होना चाहिए, नाम सही होना चाहिए, इस तरह की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो ये तो आइडेंटिटी प्रूफ ऐसे हैं जो आपके पास होने ही होने चाहिए। जो भी लेवल आप क्रॉस करें उसके लिए आपका जो भी बेस्ट एक रिकमेंडेशन लेटर हो, चाहे वो आपकी टीचर दे सके, चाहे वो आपका कोई ऐसा इंसान दे सके जिसके साथ आपने किसी लेवल पे कोई प्रोजेक्ट किया हो, कोई छोटा सा जिसे कहते हैं ना वॉलंटियरी वर्क किया हो, किसी तरह का ऐसा काम किया हो जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का, ये सारी चीजें इकट्ठा करते रहना चाहिए। और मिस यूजुअली प्रोक्रेस्टिनेशन में मिस होता है। तो एक आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए, एक आपके डेडलाइन हो गए, और एक आपका जो स्कॉलरशिप में एक अहम चीज होती है कि यूजुअली आप जो है छोटा छोटा ट्रैक चीजों का ट्रैक भूल जाते हैं। जैसे इनकम, जैसे मैंने बताया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है जहां जहां डिसएडवांटेज ग्रुप के लिए इनकम स्पेसिफाइड है, तो वहां पर इनकम कैटेगरी का 1 लाख होगी। हो सकता है कोविड के बाद कुछ इंस्टीट्यूशंस या कुछ ऑर्गेनाइजेशन से रिवाइज कर दें, तो उन चीजों पे नजर होना बहुत जरूरी है कि इनकम की क्या स्पेसिफिकेशन है, डिसएडवांटेज में क्या कहा गया है, अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी है तो क्या उन्होंने आपका सर्टिफिकेट मांगा है नहीं। तो इन चीजों का जो स्पेसिफिकेशंस हैं उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ के सामने रखना चाहिए बिल्कुल। बट इंडियन स्कॉलरशिप मोस्ट ऑफ देम आर कॉन्सेंट्रेटेड सितंबर से अक्टूबर, शॉर्ट ब्रैकेट्स में ही देखी है मैंने इनकी डेडलाइंस, या फिर ये आपका शुरू होता है मार्च टू अप्रैल वाले एकेडमिक सेशन में। तो ये हर स्कॉलरशिप और स्टेट और सेंटर का भी अलग होगा, पर बेसिकली मैंने इसकी विंडो काफी शॉर्ट देखी है। तो जो लोग कम्युनिटी वर्क भी करते हैं स्पेसिफिकली लाइक दे आल्सो सर्च कि अब क्या करना चाहिए, तो एक पॉइंट ये है कि आप इन महीनों से पहले ही अपनी कम्युनिटी में आप ये देख लें कि वहाँ के जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनके ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं पहले से ही, राइट? अहमद का एक सवाल है कि क्या कोई स्कॉलरशिप डॉक्टरेट लेवल एजुकेशन के लिए ऑफ कोर्स है? है। आई थिंक हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम उसके लिए एक सेशन और लेंगे जो एमफिल पीएचडी के लिए प्रोग्राम्स के लिए हो, चाहे वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो, स्टेट लेवल स्कॉलरशिप हो, यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक, प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक हो, या फिर फिलैंथ्रोपिक सपोर्ट हो। हम उसके बारे में एक सेशन लेंगे, पर इस सेशन में हमने उससे डिस्कस नहीं किया। यू डिडंट मिस। तो इंशाल्लाह रीम जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम लोग ये कवर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जैसे अगर आप कह रही थी कि आप और एक और कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट शेयर करेंगे। करेक्ट, आई थिंक दैट इज फाइन, क्योंकि एक बार मैं आपको डॉक्यूमेंट से वॉक थ्रू भी करा दूंगी तो आपके लिए भी मेरा प्रिपेयर डॉक्यूमेंट कॉम्प्रिहेंड करना आसान हो जाएगा। जी जी। तो हम लोग ने अभी तक एजुकेशन से रिलेटेड ना ये आपका एक सेशन था जो बहुत ही हेल्पफुल था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम एक सेशन था जो हम लोग ने बताया था कि स्कॉलरशिप अब्रॉड में कौन सी अवेलेबल है और करेक्ट, बाहर अप्लाई कैसे किया जा सकता है, इन द सेंस एमफिल पीएचडी लेवल पे कि कैसे अप्लाई करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अंदर की बातें पता नहीं होती हैं। तो एक स्टूडेंट थी, मतलब वो जो वहां से कर आई है, तो उन्होंने जैसे ग्रुप्स होते हैं और अप्लाई कैसे करना होता है, वो हमसे सुनना क्या चाहते हैं, उन सब चीजों के बारे में इनसाइडर्स इंफॉर्मेशन दिया था। तो एक ये चीज पूछनी थी हमारे साथ जो ऑडियंस है उनके साथ भी कि अगर एजुकेशन से रिलेटेड थीम पे अगर आपको लगता है कि
एक और सेशन होना चाहिए, तो उसमें क्या चीज इंक्लूडेड होनी चाहिए, क्या देखिए चीजें जो मिसिंग मुझे है? लगता है कि जो हमारी कम्युनिटी के को किसी ना किसी लेवल पे नज कर पाएगा, 2 सेशंस मुझे लगता है मेरे पर्सनल उससे जो भी मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस है उससे जो मुझे लगता है दो बहुत जरूरी है। एक तो हमें द होल आइडिया ऑफ अंडरस्टैंडिंग प्री प्राइमरी एजुकेशन, कि आपका जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है वो क्या है, क्योंकि उसमें भी अक्सर अभी हम लोग डे केयर, प्ले ग्रुप, प्री नर्सरी, किंडरगार्टन, उन सब में क्या फोकस होना चाहिए लर्निंग का, जिससे एक्चुअली कॉग्निशन प्रोग्रेस करता है, जो कॉग्निशन के लिए डेट्रीमेंटल नहीं हो और जो कॉग्निशन के लिए एक्चुअली जरूरी हो, उसे समझना और उस तरह की स्कूल चॉइस करना बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है मैं एक ECCE पे सेशन करना चाहती हूँ। एक मुझे लगता है हमें राइट टू एजुकेशन के बारे में नहीं पता, जिससे हम बहुत अपने आसपास के जितने भी डिसएडवांटेज या बहुत और ऐसे लोग हैं जिनकी मदद कर सकते हैं टू अवेल एजुकेशन, then quality education, then education in the school that they want to study, if it is a private school under section 12(1)(c). ये चीज हमें पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है वो भी नहीं पता, डॉक्यूमेंटेशन कहाँ जमा होता है, फॉर्म कहाँ से मिलता है, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड होता है, स्कूल चॉइस कहाँ से कर सकते हैं, कुछ भी नहीं पता। और ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि कभी RTE की सीट्स भरी ही नहीं गई। जैसे यूपी में तो सेक्शन 12(1)(c) जो 25% कोटा है, उसकी सीट्स बहुत खाली रही थी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और एक ये कि अगर हम में से कुछ लोग हैं जो अपने आसपास के गवर्नमेंट स्कूल के लिए जो हमारा जिसे कहते हैं ना कम्युनिटी के जो राइट्स हैं एज कम्युनिटी मेंबर्स, what is that we can do in terms of ensuring कि आपके पास के गवर्नमेंट स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड हो, उससे बहुत फर्क पड़ता है। क्योंकि मैंने कुछ टाइम पे ये अलीगढ़ में किया था, हमारे पास का जो गवर्नमेंट स्कूल था, तब तक मुझे इंस्टीट्यूशनली नहीं पता था कि कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन या कम्युनिटी बेस्ड सपोर्ट क्या होता है एजुकेशन लेवल पे। वी वर जस्ट डूइंग आउट ऑफ हमारे अपना इंटरेस्ट, एंड क्योंकि हम लोग कुछ ऐसे लोग हैं जो ज्यादा तो नहीं कह सकते पर बेहतर इन्फॉर्म्ड इसलिए है क्योंकि हमारे पास उस तरह की अपॉर्चुनिटीज थी। तो जब आप जाके अपने गवर्नमेंट स्कूल के पास खड़े होते हैं, पूछते हैं कि कौन टीचर आया, कौन नहीं आया, क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, क्या नहीं पढ़ रहे, स्टोरी टेलिंग या कुछ भी इस तरह का क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या RTE के अंडर प्रोविजन है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का एजुकेशन में, तो वो जो डिसेंट्रलाइज्ड एक जैसे कहते हैं ना हेल्प हो सकती है, वो किन डोमेन में हो सकती है, उससे बहुत फर्क पड़ता है अकाउंटेबिलिटी पे। एंड देन स्कूल बिकम मोर अकाउंटेबल, टीचर्स बिकम मोर अकाउंटेबल, पेरेंट्स जो कि इतने अनअवेयर होते हैं वो ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। तो इंस्टेड कि सब लोग एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के पीछे भागे चले जाएं, अपने बच्चों को एडमिट करे चले जाएं, वो स्कूल जो इंग्लिश मीडियम सिर्फ नेम में हो, जहां पर कुछ या तो बिल्डिंग देख के या ये देख के कि चलो टीचर तो आती है, लोग अनरिकग्नाइज्ड स्कूल में भी बच्चों को भेज देते हैं। तो अब अनरिकग्नाइज्ड में जहां आपने भेजा, आपको तो पता नहीं, बाद में आप वो रिजल्ट भी नहीं देते, वो आपको कोई सर्टिफिकेट भी नहीं देते। सो एट द एंड ऑफ द डे आप 4, 5, 6 साल अपने बच्चों की एजुकेशन का जीरो कर देते हैं। देयर इज नो रिकग्निशन टू दैट स्कूल, या पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होती है। क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स की मशरूमिंग हो गई है जो प्राइवेट स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल के नाम पे है। इससे बहुत बेहतर होगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं जिन पे इतना पब्लिक मनी जा रहा है, बेसिकली जहां पर आपको टैक्स डिबेट की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि अरे टैक्स पेयर मनी जा रहा है पर इतना बच्चों का तो कोई फायदा नहीं हो रहा, वहां जहां पर आपको सोचना चाहिए टैक्स पेयर मनी का, वहां पर हम सोच भी नहीं रहे। तो उसमें क्या हो सकता है, तो ये 3 थीम हैं जो मैं लेना चाहूंगी। बाकी आप लोग बता सकते हैं कि अगर आपको कोई थीम डिस्कस करना है तो उसमें उस पर काम करके आप तक जरूर ला सकती हैं। बहुत ही आपने इंटरेस्टिंग ये 3 बात बताई, क्योंकि हम लोग को इसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। और कोई जो छोटे लेवल पे भी अपने कम्युनिटी में काम करेगा वो स्टार्ट करता है एजुकेशन से, और एजुकेशन में जब ये सब चीजें पता ही नहीं है तो हाउ विल वी वर्क? और अक्सर ये हो जाता है सानिया कि हम सब शुरू करते हैं एक नया इंस्टीट्यूशन, एक नई NGO, एक नया
मुझे लगता है उससे बहुत बेहतर है कि आप रिसोर्सेज इकट्ठा करके 4 वॉलंटियर्स खड़े हो जाएं स्कूल में। इनफैक्ट हम मुझे और भी दिल्ली बेस्ड भी कुछ ट्रस्ट पता है, जो मैं जब उसके बारे में बात करूंगी तो आई थिंक नेक्स्ट सेशन में आपको उनकी भी स्कॉलरशिप और उसके बारे में बताऊंगी। बट दे आर नॉट स्कॉलरशिप फॉर दीज लेवल, बट दे आर फॉर लाइक आपको करियर गाइडेंस में कोच करने के लिए कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं। जैसे आपके जितने भी सेक्रेटेरियल कोर्सेज होते हैं उनके लिए, आपके बीएड कोर्सेज होते हैं उनके लिए, आपके और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, नीट जेई का होता है। चलो जेई क्या है, जेई हुआ, नीट हुआ, उसका तो फिर भी सबको पता होता है। बहुत सारे रेंज ऑफ और कोर्सेज हैं जिसमें कुछ कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सपोर्ट दे रही हैं, जो मुझसे कहती हैं आप हमें इन्फॉर्मेशन दिए, बट आई ऑल्सो डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर मैं वो इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ नहीं ट्विटर पे या फेसबुक पे। तो आई थिंक वो सारी चीजें दैट शुड कम टुगेदर। पर मुझे लगता है कि इस सेशन के बाद लेट्स फर्स्ट कंप्लीट जो हायर एजुकेशन वाला, वो एमफिल पीएचडी वाला एंड प्लस इसका डॉक्यूमेंटेशन, एंड देन वी कैन Okay. गो टू ECCE प्री प्राइमरी वाला, एंड देन वी कैन डू RTE कम्युनिटी। एंड आप फिर आप ये जो करियर गाइडेंस वाला रखेंगे। सो उसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अपने ऑडियंस से पहले से दे सकते हैं, ताकि आई वुड हैव अ बेटर आइडिया टू हाउ टू रिसर्च अबाउट इट एंड प्रेजेंट। हाँ, I'll get some Okay, time. so this I think this was very useful. Thank you, Reem. जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बहुत अजर दे। और जो लोग भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और अल्लाह ताला हमें इस काबिल बनाए कि हम लोग सच में, that's true. हम लोग कर आमीन। सकें। आमीन सुन्ना आमीन। यस, हम लोग कुछ कर सकें, अपने कम्युनिटी में कर सकें, अपने लिए भी कर सकें, जितना तक इंशाल्लाह पहुंच सकते हैं। Any last comments from your side? नहीं, I'm just wondering. I think let's continue doing. I mean, पता नहीं कि और बेहतर, हर सेशन और बेहतर होना चाहिए। आई थिंक आउटरीच और बेहतर होनी चाहिए। कोई ना कोई किसी ना किसी चीज के लिए इंस्ट्रूमेंटल बनेगा, किसकी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, वी डोंट नो। तो just hoping for that. यस, इंशाल्लाह। सो ये सीरीज एजुकेशन की इंशाल्लाह कंटिन्यूड रखते हैं। और अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप डायरेक्ट रीम को भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे भी मैसेज कर सकते हैं। वी आर ऑल हियर। एनीथिंग वुड हेल्प। हाँ हाँ, एनीथिंग वुड हेल्प। सो आज का आपका इतना बिजी डे था, उसके बाद भी आपने किसी तरह टाइम निकाला। नहीं नहीं, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं बहुत लेट हो गई, मैं बहुत लेट पहुंची हूँ। Really sorry. इसके बाद भी we are having this session, that's more than enough. So thank you so much, Reem, for joining in.